आज बात करेंगे साक्षात्कार की, यानी कि इंटरव्यू की। लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है साक्षात्कार। एक बार इंटरव्यू सही तरीके से निकल गया मतलब लाइफ सेट है। और इंटरव्यू किसी भी जॉब के लिए हो, किसी बहुत अच्छे संस्थान में एडमिशन के लिए हो, ये एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तैयारी मांगता है। खासकर लिखित परीक्षा पास करने के बाद बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है कि इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें। लिखित परीक्षा में विषय की जानकारी का टेस्ट होता है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, मगर इंटरव्यू में आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका पूरा कैरेक्टर परखा जाता है। और यही वजह है कि इंटरव्यू को लेकर कैंडिडेट के मन मस्तिष्क पर काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा इंटरव्यू देते कैसे हैं। सफलता की राह में यह दबाव बहुत बड़ी बाधा साबित होता है और इसी दबाव से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एन मौके पर जरा सी चूक आपको पीछे धकेल सकती है, फिर आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है और एक खराब इंटरव्यू आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर भी डाल सकता है। सब कुछ जानने के बाद भी कैंडिडेट इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाते, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। कुछ लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इंटरव्यू खराब करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव तरीके से खुद को कैसे पेश करें, इससे पहले की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू के दौरान क्या करें और क्या न करें, इन बातों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना है, कैसा हो इंटरव्यू जिससे हो जाए लाइफ सेट, जानने के लिए सक्सेस मंत्रा में हम इंटरव्यू से जुड़े सवालों पर बात करेंगे प्रोफेसर नवीन कुमार के साथ। हमारे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार जुड़ गए हैं जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। शुरुआती सवाल यही होगा कि इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन से पहले कौन कौन सी ऐसी प्रेपरेशंस हैं जिन्हें आप मानते हैं कि इन तैयारियों को तो कम से कम हमें करना ही चाहिए। 5 पॉइंट्स में अगर आप बता सकें। इंटरव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है किसी के सक्सेस या फेलियर का। अपने खास करके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या मिलिट्री का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो या किसी भी अच्छे पद पर जाने के लिए आईटी सेक्टर में हो, कि कई सारी ऐसी नौकरियां जिसके लिए इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट राह होता है जिससे कि आप उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की बात को आप यदि आप माने तो इंटरव्यू के लिए कई सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के तैयारी के लिए आपको 4-5 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना की ज़रूरत है। कि आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपके लिए वो उस किसी संस्थान के लिए आपको चयनित करने जा रहे हैं, तो उस संस्थान के उद्देश्य से अपनी उपादेयता को आप स्ट्रॉन्ग लिंकेज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें जी। तो जैसे आप मान लीजिए कि आप आईएएस की एग्जाम, तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की एक्सपेक्टेशंस होगी, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें जी। उसी प्रकार से किसी और चीज़ के लिए आप यदि आप मान लीजिए कि एक ही बच्चा देखेंगे कई तरह के एग्जाम देते हैं, तो एक ही फार्मूला हर एक पर काम नहीं करेगा। तो हर एक एग्जाम्स के लिए और हर एक तरह के जॉब्स के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन। तो दूसरा है कि इंटरव्यू में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि आप अपने यूएसपी को, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आप कैसे किसी संस्थान के लिए 50 लोग में यदि एक ही को चुनना है तो आप कैसे उसके लिए इंडिस्पेंसेबल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्वालिटीज़ का वर्णन करना पड़ेगा। उन क्वालिटीज़ के बारे में कुछ आपको सब्सटेंसिएशन भी करना होता है। जैसे आप बोलेंगे नहीं मैं सब चीज़ अच्छा कर लूँगा, तो आपने पास्ट में भी कुछ अच्छा किया है, यह भी आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ हमने पहले भी ऐसा किया है। चाहे स्कूल में आप प्रिफेक्ट रहे होंगे या क्लास में कोई सोसाइटीज़ में आप कुछ काम करते रहे हो, ताकि आपका लीडरशिप क्वालिटी कहीं रिक्वायर्ड है तो उसका स्किल्स दिखना चाहिए। इसी तरह से आपको इस इंटरव्यू में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है विनम्रता जी। कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में एक बहुत थिन लाइन होता है। कई लोग क्या अपने कॉन्फिडेंस के कारण बोलते हैं मैंने सब चीज़ जवाब दी। इट इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ ए टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, जहां आपको अपने सामने बैठे हुए लोग जो भी कि उनके पास भी थोड़ी कुछ ना कुछ बायसेस होती है, ऐसा नहीं कि दे आर बायस फ्री पर्सन। तो हर एक आदमी, तो आपको दुनिया में सफल होना और इंटरव्यू बोर्ड में सफल होना दो अलग चीज़ है। Correct. तो इंटरव्यू बोर्ड के उनके साइकोलॉजी को समझना और अपने पर्सनालिटी और अपने क्वालिटीज़ को उस संस्थान जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस जॉब के लिए आप अपना इसके स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी शो करना,
कि टेंडेंसी आप जितना देखेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं 10 में से 9 पॉइंट इस बच्चे में है जी, आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, हाँ, या बैंकिंग ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, या शिक्षक बनने के लिए, तो आप देखेंगे उनकी संभावना सफलता की या सिलेक्शन की बढ़ जाती है। तो मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। तीसरा आपने बताया कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जॉब रोल क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ एक जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसका जिक्र बार बार होता है, मगर उस एक चीज को अपने भीतर समाये रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उस चीज का नाम है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अब ये आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें सर, अब ये समझा दीजिए मुझे। देखिए, आत्मविश्वास कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस से संभव है। कोई भी व्यक्ति, यदि आपको मान लीजिए जून महीने में आपको इंटरव्यू के देना है किसी एग्जाम के लिए, तो आप एक तो हमेशा आप इस चीज़ को अपने साथियों के बीच में और एक रियल लाइफ सिचुएशन में उसको डिस्कस करते रहें। जो भी कंटेम्पररी इशूज है उसके बारे में आपकी एक समझ होनी चाहिए। और आत्मविश्वास हमेशा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि कई बार बहुत लोग थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं और इंटरव्यू के दिन जाके वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते, या इतना ज़्यादा ओवर नर्वस हो जाते हैं कि उनको जैसे इंटरव्यूअर को देखते हैं तो उनको लगता है कि अब मेरी तो यादाश्त ही चली गई, या कई बार वो ट्रेम्बल करने लगते हैं। तो ये ऐसी समस्याएं तब आती है जब आप रियल लाइफ सिचुएशन से दूर रहते हैं, आप उसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपने सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आप फेमिलियर इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, या इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सबको अपने रोट लर्न किया हो। बहुत याद करने वाले लोग बोलते मैंने 10 पॉइंट सोचा था लेकिन इंटरव्यू के दौरान मैं भूल गया। तो ऐसा तभी होता है, दैट मीन्स प्रेशर इज ओवरटेकिंग देम। तो इसलिए प्रेशर से बचने की ज़रूरत, और रेगुलर अभ्यास करते रहने से, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि एक इंटरव्यू एक सिंगल प्रोसेस, सिंगल इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस नहीं, इट इज ए परफॉर्मेंस इन द ग्रुप सिचुएशन। तो ग्रुप सिचुएशन को यदि आप नॉर्मल लाइफ में भी यदि आप डिस्कस करते रहेंगे, उनके साथ नेविगेट करते रहेंगे, तो आपको समस्या। लेकिन कई बार लोग बच्चे सिर्फ इंटरव्यू के 10 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, और एट द टाइम ऑफ और द डे ऑफ इंटरव्यू वो ज़्यादातर नर्वस होने की संभावना उनमें। बिल्कुल नवीन जी, क्योंकि हम खुद अभी इस वक्त एक तरह से इंटरव्यू ही कर रहे हैं, तो 2 से 3 चीज़ें हैं जिनका मैं खुद ध्यान रखता हूं कि अगर कोई इंटरव्यू है और उससे पहले मुझे घबराहट हो रही है तो एक गहरी सांस ली जाए और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील किया जाए। दूसरा, बहुत ही शांति से अपनी बात को रखा जाए, सोच समझकर बोला जाए ताकि फंबल होने के चांसेस कम से कम हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब कुछ भी ना आ रहा हो या चाहे सब कुछ आ रहा हो, चेहरे पर एक मुस्कान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके आत्मविश्वास को भी झलकाती है, आपकी सकारात्मकता को झलकाती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये भी एक इंटरव्यू को बेहतर बना सकती हैं। मगर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं और बहुत प्रेशर फील करते हैं, आत्मविश्वास कम होता है, कई बार इंटरव्यू देने के बाद और आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जब इंटरव्यू में हमें ग्रिल किया जाता है, किसी इंटरव्यू की प्रोसेस ये होती है कि वो आपको ग्रिल करते हैं, तो उसमें अपने आप को वैसे ही स्ट्रांग बनाए रखना, उनके फीडबैक से अपना दिमाग न खराब कर लेना, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। निश्चित रूप से कोई भी इंटरव्यू में यदि आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं, इसकी संभावना बनी ही रहती है। और कई बार उसको अपने मेरिट से हमेशा अपने अंदर में डिमेरिट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार मान लीजिए सीट नंबर संख्या ही बहुत कम है, 2 ही बच्चों को लेना है और 200 कैपेबल बच्चों में 50 कैपेबल बच्चे उनको मिल रहे हैं, तो कई बार सेलेक्ट और रिजेक्ट होने वाले में बहुत, उसमें भी आप देखेंगे बहुत थिन लाइन होता है। लेकिन आपको वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि आपको अपना बेस्ट वहाँ पर कैसे देना है। क्योंकि ये दिस इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन और दिस इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज़ ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। ये इसको एक कला है, इंटरव्यू देना एक कला है। तो 5 लोग हैं, उनके साथ आपको अपना कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना है, वो क्या आपसे अपेक्षा रख सकते हैं। कई बार आप अपने जानकारी देते समय आप ये नहीं ध्यान, कई बार लोग सवाल सुनेंगे उससे पहले जवाब देना शुरू कर। सो यू शुड बी ए गुड स्पीकर एंड यू शुड ऑल्सो बी ए गुड लिसनर। जो अच्छे श्रोता होते हैं थोड़ा सा पॉज दें, फिर हर एक की तरफ अपना आई कांटेक्ट बनाएं। ऐसा नहीं कि एक आदमी को देख रहे हैं बस उसी को आप, तो हर एक से अपना आई कांटेक्ट बनाएं। अपने अंदर जो एक पॉजिटिविटी है आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको कन्वे करने की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा, मैंने आपको बताया, यह एक कलात्मक प्रक्रिया है जहाँ की आपको इंटरव्यूअर के साथ भी अपना एक संवाद स्थापित करना है, और संवाद स्थापित करने के साथ अपने संवाद को प्रभावी संप्रेषण के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जी। आपने बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र किया, तो एक इंटरव्यू में कौन सी बॉडी लैंग्वेज है जो व्यक्ति को रखनी चाहिए, किस तरह के जेस्चर हैं, किस तरह के पोस्चर्स हैं
जो कि आपके इंटरव्यू को बेहतर बनाते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि मैंने लोगों को देखा इंटरव्यू लेते टाइम वो हाथ रगड़ने लगते हैं, कई बार दोनों हाथों की घड़ी कर लेते हैं, कई बार पैर पर पैर रख कर बैठ जाते हैं। उनके बॉडी जेस्चर और पॉस्चर कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, या शायद ये झूठ बोल रहे हैं, या शायद ये इंटरव्यू के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जेस्चर पॉस्चर कैसा होना चाहिए, ये बताइए। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ सिंबल्स, इसको अंग्रेजी में सिमियोलॉजी बोलता है। कि तो यदि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं और आपके पास बहुत सारी जानकारी या इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है वो लास्ट में। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि यदि पहला मेरा सवाल पूछा गया तो हम इसको किसी तरह से जवाब दे दें, यानी कि वह झूठ भी का भी सहारा लेने लगते हैं। जबकि इंटरव्यूअर कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हर दुनिया के हर एक विषय के बारे में आपके पास जानकारी हो, पर आपका तरीका पेश करने का या पेश होने का क्या तरीका है वह ज़्यादा मायने। कई बार आप 5 नो भी बोल दें कि सर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, तो शायद आपको ज़्यादा अंक मिल जाएगा, बजाय कि 5 आप गलत तरीके से जवाब दे दें और वो बोलें कि नहीं मुझे तो पूरा पता है। तो उससे यह होता है कि आदमी अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करता है और थोड़ा एक तरह का ईगो का भी वहाँ पर परिलक्षित होना दिखने लगता है। जी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अलावा आप मुझे अब ये भी बताइए कि कपड़े कैसे होने चाहिए, क्योंकि कई बार जॉब प्रोफाइल की वजह से आपके जो ड्रेस कोड होता है वो भी अलग अलग होता है। कहीं पर आपको ट्रेडिशनल पहनना है, तो फॉर फीमेल ऑल्सो और फॉर फीमेल मेल ऑल्सो, मतलब लड़कियों के लिए लड़कों के लिए किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे होते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि आपका ड्रेसअप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, ड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कैजुअल नहीं दिखे, मतलब लगता लगना चाहिए, मतलब कोई खास इसका ड्रेस कोड। आप जैसे कई बार पारंपरिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर आजकल के दौर में इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा एक फॉर्मल हो। हाँ। और थोड़ा इतना ज़्यादा जैसे बोलते हैं लोग, एक आम अवधारणा है उसका, हो सकता है उसे लेकिन आम अवधारणा भी एक सामाजिक अवधारणा का रूप ले लेती है, और सामाजिक अवधारणा से भी कई लोग अपना इंप्रेशन बना लेते हैं। तो कई बार उसमें जेंडर बायस भी होता है कि हाँ, कोई खास वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ रहा है और इंडियन सेटअप में आ रहा है, या कोई ऐसे पोस्ट के लिए आ रहा है जहाँ उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत सिंसियर रोल परफॉर्म। तो आप बहुत टाइट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित रूप से वहाँ पर एक फॉर्मल सेंस ऑफ ड्रेस अप होना चाहिए, ड्रेसिंग होना चाहिए। और साथ साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा मतलब एक जो ट्रिवियलिटी है या कैजुअलनेस नहीं दिखे, ताकि उन लोगों के लिए जैसे कहीं घूमते फिरते आप एक जैसे स्पोर्ट्स या कहीं आप मूवी देखने के लिए जाएंगे और इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि एक टिपिकल फॉर्मल सिचुएशन, और कहीं कहीं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट, जैसे आर्मी में है वहाँ तो एकदम स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है। हाँ। तो वहाँ पर आपसे थोड़ा और फॉर्मलनेस का डिग्री थोड़ा और, कि आप शूज़ पहन रखा है तो उसमें प्रॉपर वो है तरीका से आपने पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, आप अपने टाई को ठीक से बांध रखा है। तो ये सब चीज़ें भी वो देखते हैं, उसको भी एक ड्रेस स्टाइल भी एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो वो उसमें लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन और रिजेक्शन पर मेरे ख्याल में इतना असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका ड्रेस कोड हो गया, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जवाब कैसे दें। अगर किसी ने मुझसे सवाल किया, उसके जवाब में मैं जवाब का तरीका कैसा अपना रहा हूं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्या कहा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कैसे कहा। तो जब जवाब दें तो कैसे जवाब दें, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली आपको हमेशा देखना है कि इंटरव्यू, क्योंकि ये इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हाँ। कई बार आप बहुत अच्छी जानकारी लेके भी यदि वहाँ पर भी इगोइस्टिक लोग होते हैं, एक उनका एज एक्सपीरियंस होता है, किसी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत साल काम किया होता है, तो उनको लगता है आई एम द बेस्ट एक्सपर्ट। हाँ। तो सबसे पहला ही बात है कि आपको वहाँ पर इमीडिएट रैपो फॉर्मेशन करना चाहिए, सो दैट दे कैन यू कैन इस्टेब्लिश योर ट्रस्ट विद देम, कि नहीं ठीक है, जो भी ये कैंडिडेट बात कर रहा है कम से कम इसमें विश्वसनीयता है। हाँ। तो एक ट्रस्ट जैसे ही आप विन करेंगे तो आप सोचिए इंटरव्यू का आधा प्रोसेस आप अचीव कर लेंगे। उसके साथ साथ ट्रस्ट अचीव करने के बाद यदि आप दूसरी चीज़ों की बात करें कि आप उनकी बातों को किस सिंसियरिटी से जवाब देते हैं, उनको ये लगना चाहिए कि सिंसियर एफर्ट कर रहा है। और कई बार यदि आपको मैंने जैसा बोला कि 4-5 बार आप नो बोल दें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये पता चलना चाहिए कि इसका एक्सप्रेशन जेन्युइन है और
यह व्यक्ति मतलब किसी तरह से ज़्यादा बनावटीपन को अपने अंदर नहीं ओढ़ा हुआ है। हाँ। और हमारे संस्थान के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट एसेट हो सकता है, क्योंकि इसमें विलिंगनेस टू लर्न है और कई बार अपने लिमिटेशंस को यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो यह आपकी महानता को दर्शाता है, ना कि आपके वीकनेस को दर्शाता है। बिल्कुल। कई बार सवाल समझ नहीं आता तो फिर से पूछ लेना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा क्लियर नजर आए। आपको ये भी जरूरी है कि अगर आप सामने वाले को अच्छे से सुन रहे हैं तभी आप बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे। और अगर किसी भी जवाब को दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि क्या स्थिति थी, फिर आपको ये बताना होगा कि उसमें आपने क्या किया, और फिर आपको ये समझाना होगा कि उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो सक्सेस मंत्रा में ये समझना जरूरी है कि एक सक्सेसफुल इंटरव्यू कैसे दिया जा सकता है। आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स में अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूं कि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है। किसी भी इंटरव्यू में सवाल आता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो ये तो सवाल ही अपने आप में इतना नकारात्मक है कि आपसे जब पूछ ही लिया कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है तो फिर आप तो एक नेगेटिव आंसर ही करोगे। ऐसा कौन सा आंसर दिया जाए या कैसे आंसर दिया जाए कि इस नेगेटिव क्वेश्चन का भी एक पॉजिटिव आंसर निकल कर आए और उनके मन में हमारी जो छवि है वो बेहतर बनकर आए। नहीं, इसमें इतना नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोगों में भी कुछ ना कुछ उनका फ्लिप साइड होता है या कुछ ऐसा उनका वीक पॉइंट होता है जिसको कि एक्सेप्ट करें। क्योंकि आप अपने वीकनेसेस को जब एक्सेप्ट करते हैं तो वीकनेसेस के बारे में निश्चित रूप से प्लस पॉइंट्स, स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस पॉइंट्स, ये इंटरव्यू का एक एकदम इस्टेब्लिश सवाल है। दूसरी बात यह है कि कई बार जब आप वीकनेसेस के बारे में पूछा जाए तो उसको आप सच्चाई से एक्सेप्ट कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये झूठ बोल के देखिए, ऐसा बोल। जैसे किसी को आप देखें कि मान लीजिए रात में जगने की आदत नहीं है 12 बजे और उसको न्यूज एंकरिंग मिल जाए 1 बजे रात में, तो ऑब्वियसली उसको नींद भी आएगी, उसका परफॉर्मेंस भी प्रभावित होगा। और कोई मॉर्निंग टाइप पर्सन है तो उसको दिन में काम मिले तो अच्छा करेगा, और कोई इवनिंग टाइप पर्सन हो सकता है रात में उसको कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन सुबह उसको देखिएगा। तो इन सब चीज़ों को, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और ट्राइब्स हैं जिसमें कि हर एक का एक लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें उस वीकनेस से यदि आप उसके बारे में फेयरनेस दिखा रहे हैं तो वो आपकी अच्छाई ही माना जाएगा, उसको कोई नेगेटिव नहीं। और दूसरे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो जो पूछा जाता है हार्दिक जी, वो है हॉबी के बारे में, कि आपका बियॉन्ड प्रोफेशनल लाइफ आपका क्या पैशन है। किसी का स्विमिंग हो सकता है, किसी का कोई सोशल सर्विस हो सकता है। तो कई बार उसमें भी लोग हमेशा सोशल सर्विस को आगे बढ़ाते हैं, जबकि उनका जेन्युइन हो सकता है क्रिकेट खेलना हो। तो जो आपका जेन्युइन हो उसके बारे में बोलेंगे तो हमको लगता है उसमें ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल। तो कई बार लोग अपने हॉबीज को भी अडॉप्ट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंटरव्यू, और कई बार उसमें फिर अच्छा वो नहीं कर पाते हैं। ईमानदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं। इंटरव्यू के बाद कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि इंटरव्यू हो गया उसके बाद हम इसी घबराहट में रहते हैं कि अरे मैंने ये जवाब दे दिया, वो जवाब दे दिया। अच्छे से एनालिसिस कैसे करें और उसके बाद धैर्य कैसे बनाए रखें, और इसी के साथ साथ जो फीडबैक हमें मिला है उस पर काम कैसे करें, खुद पर मेहनत कैसे करें, ये बताइए। देखिए, मैं भी बहुत सारा इंटरव्यू का हिस्सा रहा हूँ, चाहे वो टीचिंग हो या PSUs हो या कई सारी जगह इंटरव्यू में मैं रहा हूँ, और कई क्लास 1 ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ में। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि कई बार आपको बहुत एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, और कई बार आपको फीडबैक यदि दिया जाता है तो उसको पॉजिटिवली लेकर के उसको इम्प्रूव किया कि ठीक है आपके पास बहुत समझदारी है, लेकिन शायद अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को आपने सही तरीके से इतने सीमित समय में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उसी समय आपके जो काउंटर पार्ट्स दूसरे बच्चे थे वो शायद ज़्यादा बोल पाए। तो वो 10 मिनट जो होता है वो आप देखेंगे, वो जो शाहरुख खान का मूवी था चक दे इंडिया, 10-20 मिनट आपका लाइफ टर्निंग। तो आपको उसके लिए एक लंबी तैयारी और जो एक होता है नेचुरल तरीके की तैयारी, मॉक इंटरव्यू करें, लोगों से बात करें और स्वयं से भी बात करें, कई बार मिरर में देख के भी कई बार। तो कई बार इस तरह से आप देखेंगे जो ज़्यादा सिंसियरिटी से और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस करते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स, जैसे आप मिलिट्री का जा रहे हैं तो किसी मिलिट्री के ऑफिसर से मिले, बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो बैंक के ऑफिसर से मिले, तो उससे भी आपको एक एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज मिलेगा। इससे तो कुल मिलाकर आज का लब्बो-लुबाब ये है, आज का सक्सेस मंत्र नवीन चीज ने जो दिया है वो ये कि आत्मविश्वास से भरे रहें, ईमानदारी हमेशा दिखाते रहें और ईमानदार अपने आप से बने रहें। जिस भी कंपनी या जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स हमेशा आपको पता होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपके जवाब सकारात्मक होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड और इसी के साथ साथ जवाब देने का तरीका
सब साफ सही स्पष्ट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जैसे एक महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने के लिए। तो आज सक्सेस मंत्रा में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड के बाद आपको आने वाले इंटरव्यू में सक्सेस जरूर मिलेगी।